वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज़ मी हामिद खान एंड यूर वॉचिंग माई चैनल हामिदवालजिस्ट। डियर स्टूडेंट, आज हम रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर में हम मेल रिप्रोडक्टिव और इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। 10 मिनट के अंदर इसके तमाम तर टॉपिक्स को हम इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी से उसको डिस्कस करेंगे। इंतहाई अहम स्लाइड्स स्टूडेंट, आप इसको लाजमी कवर करें और अपने हैंड राइटिंग के ज़रिए इस लेक्चर को अपने पास सेव करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए कंटिन्यू करते हैं इस यूनिट को। ऑब्जेक्टिव्स में इसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पर रिव्यू देंगे। इसके अलावा जो फंक्शन है सपोर्टिंग लिगामेंट्स और इसके अलावा पेल्विक फ्लोर ऑफ मसल्स है उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल की जो अल्टरनेशन उसमें आ रहा है उसको डिस्कस करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी मैनिफेस्टेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, इसके अलावा डायग्नोस्टिक, मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट, इसके तमाम तर चीज़ों को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारे टॉपिक्स है उसमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, मीनोपॉज, इंडोमेट्रियोसिस, pelvic inflammatory disease, uterine polyps, cystocele, rectocele, fistula, infertility, ectopic pregnancy, abortion, hereditary form, ovarian cyst, ovarian tumor and cancer, यूट्राइन ट्यूमर, फिब्रोइड्स, ब्रेस्ट कैंसर। इसमें से कुछ आज की इस पीपीटी में डिस्कस करेंगे और कुछ पार्ट 2 में जाके रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर मेल और फीमेल दोनों इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर को। फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर को डिस्कस करने से पहले हम आपके साथ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फीमेल का, उसका अहम काम होता है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स यानी कि जो गैमेट्स होते हैं उसकी प्रोडक्शन यानी कि ओवा और एग्स। इसके साथ साथ एम्ब्रियो की प्रिपरेशन और एम्ब्रियो को यानी कि प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना, उसकी डेवलपमेंट करना, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है। इसके अलावा साइक्लिक चेंजेस जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, ओवरियन साइकिल हो गया, जो कि 28 डेज़ की एवरेज होती है, ये तमाम तर चीज़ें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन है। इसके अलावा जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल कनेक्शन होता है, लेवल ऑफ ब्रेन, ओवरीज और यूट्रस, उसको मेंटेन रखना, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अहम रोल होता है। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेरिया जिसे हम वुल्वा भी कहते हैं उसे डिस्कस करेंगे। इसमें अहम दो चीज़ें हैं, एक का नाम है लीबिया मेजोरा और दूसरे का नाम है लीबिया मेनोरा। इसके सबसे टॉप पे मॉन्स पुबिस है। मॉन्स पुबिस जो है फैटी पैड आवर प्यूबिक सिम्फाइसिस विथ हेयर आफ्टर प्यूबर्टी। फैटी पैड होता है जो कि जहाँ से ईयर जो है निकलते हैं और प्यूबर्टी के बाद यानी कि प्यूबर्टी एज जब स्टार्ट हो जाती है तो फैटी पैड डेवलप हो जाता है जिसे मॉन्स पुबिस कहते हैं। लीबिया जिसे हम लिप्स भी कहते हैं, मेजोरा ये लाइनिंग होती है। लॉन्ग फैटी हेयर कवर स्किन फोल्ड्स यानी कि स्किन का फोल्ड होता है। इसके अलावा जो लीबिया मेनोरा है ये 3 हेयरलेस फोल्ड होता है जो कि वेस्टिब्यूल को इसने इनक्लोज किया होता है। वेस्टिब्यूल की बात करें तो हाउसेस एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा एंड वेजाइना। वेस्टिब्यूला जो है, वेस्टिब्यूल ऑर्गन या वेस्टिब्यूल जो है ये यूरिथ्रा और वेजाइना का एक्सटर्नल ओपनिंग है। यूरिथ्रा और इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है वेजाइना का उसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। यूरिथ्रा इस एंटीरियर ड्रेन्स यूरिन फ्रॉम ब्लैडर। यूरिथ्रा जो होते हैं वो एंटीरियर यानी कि फ्रंट साइड पर होते हैं जहाँ से यूरिनरी ब्लैडर कनेक्ट होता है और यूरिन यानी कि यूरिन वहाँ से डिलीवर होता है। बेबी कम आउट थ्रू दी वेजाइना, वेजाइनल ओरिफेस इसे हम कहते हैं। क्लाइटोरिस की बात करें तो ये भी एंटीरियर होते हैं, फ्रंट पर होता है और होमोलोगस ऑफ पेन से बिल्कुल होमोलोगस होता है, सेम होता है। और इसके अंदर एरेक्टाइल टिश्यू होती है यानी कि इसके अंदर एरेक्टाइल फंक्शन भी होता है। पेरिनियम की बात करें तो डायमंड शेप होता है और डायमंड शेप रीजन होता है जो कि एक्सटर्नल सरफेस पे मौजूद होता है। आप इसको बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो डायग्रामेटिकली। तो यहाँ पर इसकी ये ओवरव्यू है। साइड पर ओवरीज है, ओवरीज के साथ फेलोपियन लिगामेंट्स होते हैं, ओवरियन लिगामेंट्स होते हैं। इस ओवरियन लिगामेंट्स ने ओवरी को सपोर्ट किया होता है। इसके साथ साथ इसके दो अहम पार्ट्स होते हैं, एक फंडस ऑफ यूट्रस और एक को हम कहते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस। तो साइडों पर ओवरीज होती हैं, उस ओवरीज के अंदर ओवम यानी कि जिसे हम ओवोसाइट्स कहते हैं, फीमेल के सेक्स सेल होते हैं वो मेचूर होते हैं। उसके ऊपर फॉलिकल्स स्टिमुलेटेड हार्मोन सिक्रीट होते हैं। इसके अलावा ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, फिम्ब्राई होती है। और जब ओवरी यानी कि मेच्योर हो जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन आके जो बाहर फॉलिकुलर सेल्स होते हैं
जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम लेटर कहते हैं, जो बाद में कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है, उसको ब्रेक करते हैं और ओवम आके नीचे इस ओविडक्ट के ज़रिए आके नीचे यूट्रस में गिरता है और यूट्रस में इम्प्लांटेशन होती है एंडोमीट्रियल लेयर के साथ, जो कि बाद में प्लाजेंटा बन जाता है। और जो प्लाजेंटा यूट्रस के साथ कनेक्ट होता है इसे हम ट्रोफोब्लास्टिक सेल कहते हैं, जिसके यानी कि लेटर वो ट्रोफोब्लास्टिक सेल प्लाजेंटा बन जाता है। फिलोपियन ट्यूब्स की बात करें तो फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर फेमरेई होती है, यानी कि हेयर लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि एक्स को प्रोपल करता है, एक को धकेलता है यूट्रस की तरफ। इसके अलावा बीटिंग सीलिया हो गया, मस्कुलर पेरिस्टालसिस यानी कि जो सीलिया हो गया हेयर लाइक प्रोजेक्शन, उसका भी अहम रोल होता है। वो भी यानी कि जो ओवम आता है, जो एग आता है, उसको बीट करता है, उसको मारता है और नीचे यूट्रस की तरफ गिराता है, क्योंकि ये तो लॉन्ग ट्यूब होता है फिलोपियन ट्यूब जिसे हम कहते हैं। इसके साथ साथ जो फिलोपियन ट्यूब है इसके जो मसल्स होते हैं इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मेकैनिज़्म होता है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और ओवम नीचे आके गिर जाता है। इसके अलावा इसके और बहुत सारे फंक्शन हैं जो हम डिस्कस करेंगे, तो शायद हम किसी और टॉपिक की तरफ चले जाएंगे। यूट्रस की बात करें तो यूट्रस को वोम भी कहते हैं। ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट है। ये पेल्विस के एंटीरियर होता है, यानी कि जो रेक्टम होता है लार्ज इंटेस्टाइन उसके बिल्कुल फ्रंट पर होता है, और इसके अलावा पोस्टीरियर टू दी ब्लैडर, ब्लैडर के बिल्कुल बैक साइड पर पोस्टीरियर होता है। होलो थिक वॉल ऑर्गन होता है, अंदर से बिल्कुल खोखला होता है, होलो होता है, और उसके जो वाल होते हैं वो मोटे वाल होते हैं, थिक वाल होते हैं। रिसीव्स, रिटेन्स, नरिश, फर्टिलाइज एक एम्ब्रियो, ये रिसीव करता है एक को, इसके अलावा एक को रिटेन करता है, इसके अलावा फर्टिलाइज एक को नरिश करता है, यानी कि अपने वॉल के साथ अटैच करता है ट्रोफोब्लास्टिक सेल को, जो कि प्लाजेंटा बनाता है। और नरिशमेंट होती है, यानी कि मदर और फिटस के दरमियान गैसेस एक्सचेंज हो गया, फूड का, इसके अलावा ब्लड ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे मैकेनिज़्म जो हैं ये यूट्रस के होते हैं। यूट्राइन वॉल की बात करें तो 3 बेसिक लेयर हैं। पेरीमीट्रियम आउटर सीरस मेम्ब्रेन होता है, मायोमीटर मिडल मसल्स हैं, और इंडोमीटर इनर म्यूकोजल लाइनिंग है। यूट्राइन को सपोर्ट करते हैं मीजोमीट्रियम, लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ ब्रॉड लिग। मेन सपोर्ट जो है कार्डिनल लिगामेंट है, राउंड लिगामेंट है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है बेसिक यूज़ के हवाले से। जब राउंड लिगामेंट वीक पड़ते हैं तो उसकी वजह से प्रोलेप्स होती है, जिसे हम यूट्राइन प्रोलेप्स कहते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ओवरी के स्ट्रक्चर की बात करें तो ओवरी बेसिकली ओवरी वो चीज़ें जो कि फिलोपियन ट्यूब के साथ कनेक्ट होता है, पेयर ऑफ ओवरी होता है, और इसके अंदर ओवोसाइट्स की मैचुरेशन होती है। ओवरी को कवर किए होते हैं एक फिब्रिस कैप्सूल ने, जो कि फिब्रोब्लास्ट सेल से बने होते हैं, और जिसे हम ट्यूनिका एल्बोजीनिया कहते हैं। आउटर पार्ट्स को हम कोर्टेक्स कहते हैं। हाउसेस होते हैं जो कि गैमेट्स को डेवलप करता है, ओवोसाइट्स, और उसको यानी कि फॉलिकल्स के अंदर शिफ्ट करता है। इनर मेडुला लूज कनेक्टिव टिश्यूज से बना होता है, और लार्जेस्ट वेसल और नर्व इसके अंदर होते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज़ के हवाले से। इसके बाद ओवरियन साइकिल की बात करें तो ओवरियन साइकिल की 3 बेसिक फेस है, फॉलिकुलर फेस, ओव्यूलेशन और ल्यूटेरल फेस। फॉलिकुलर फेस यानी कि फॉलिकल्स का, यानी कि जो फॉलिकुलर लेयर होगी उसकी यहाँ पर अकोमुलेशन होगी। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट 14 डेज़ बट वेरिएबल, 14 डेज़ या इसके कम व बेश डेज़ में ये हो सकता है। एक डेवलप होता है फॉलिकल्स के अंदर, और यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन सिक्रेट हो जाता है, और वो फॉलिकल जो सराउंडिंग फॉलिकल होते हैं हेयर फॉलिकल्स, वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। ओवुलेशन फेस में एग रिलीज़ हो जाते हैं, क्योंकि जब एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं तो फॉलिकल हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और इसके नतीजे में गैमेट्स रिलीज़ हो जाते हैं। एक जो है रिलीज़ हो जाते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के ज़रिए। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स आके जो फॉलिकल्स होते हैं उसको ब्रेक करते हैं, और वो जाके कन्वर्ट हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटम में। एक जो है एब्डोमिनल कैविटी में आते हैं फिम्ब्राई ऑफ द फिलोपियन ट्यूब्स, जैसे कि पीछे आपको बताया कि फिम्ब्राई ही फिंगर लैग प्रोजेक्शन होते हैं, वो उसको पिक करते हैं और यूट्रस के लाइनिंग के साथ उसको अटैच करते हैं। ल्यूटेरल फेस की बात करें तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेस भी इसे कहते हैं, 14 डेज़ तक होता है और कांस्टेंट भी रहता है। कॉर्पस ल्यूटम जो है वो डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद जो है प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट हो जाते हैं, और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन जो है यूट्रस को रेडी करता है बेबी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटम जो है जो कॉर्पस अल्बिकन्स है वो उसके अंदर शिफ्ट हो जाता है और एक्सेस ब्लीडिंग होती है।
अब मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले जो डिसऑर्डर है उसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। ये एक सिंड्रोम है, यानी कि सीरीज ऑफ सिम्टम है, डिजीज़ नहीं है। अ सिंड्रोम एंड नॉट अ डिजीज़, अ ग्रुप ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स दैट इज़ कॉल्ड प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। बेसिकली सिंड्रोम कहते हैं कलेक्शन ऑफ या सीरीज़ ऑफ सिम्टम्स को, वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है यानी कि हर तीसरे ख़वातीन के अंदर, हर थर्ड फीमेल के अंदर जो है ये महसूस होता है, ये यानी कि अपीयर होता है 20 से 50 साल की उम्र में। सिम्टम्स इसमें वज़न का बढ़ जाना, इरिटेबिलिटी हो जाना, मूड चेंज हो जाना, इसके अलावा एडिमा, अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स, हेड एक, इनएबिलिटी टू कॉन्सनट्रेट, इसके अलावा फूड क्रेविंग्स, एकिन्स एंड मे अदर, बहुत सारे इसके मैनिफेस्टेशन है। कैन बी एलिविएटेड बाय फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, डाइट एंड एक्सरसाइज। फार्माकोलॉजिकल जो इसके अपने अपने मेडिसिन होते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, उसके ज़रिए इंटरवेंशन हो सकती है, प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज। सिम्टम्स कैन वेरी फ्रॉम मंथ टू मंथ, जो सिम्टम्स है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं मंथ टू मंथ। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की बात करें ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर में, तो स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, इसके अलावा इनिशिएशन ऑफ एक्सरसाइज देना है। डाइट थेरेपी में कैफीन और अल्कोहल से अवॉइड करना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और हाई फाइबर को ईट करना है, साल्ट इंटेक को रिड्यूस करना है, विटामिन B12, कैल्शियम और मैग्नीशियम को इंक्रीज़ करना है। ये सारे इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर, ये दोबारा रिपीट हो गया यहाँ पे। सो आगे हम डिस्कस करेंगे डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया कहते हैं एबनॉर्मल पेन कहते हैं, यानी कि एबनॉर्मल पीरियड होता है जिसे हम डिस्कम्फर्ट कहते हैं। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन भी इसे कहते हैं, या डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विथ मेंस्ट्रुएशन। ये एक इंतहाई पेनफुल कंडीशन होता है मेंसेस के दौरान। इसमें एक्सेसिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो मेडिसिन हो गए उसकी कसरत से इस्तेमाल से डिस्मेनोरिया होता है। साइन एंड सिम्टम में एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन जिसे हम मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स भी कहते हैं, याद रखो। और इसके अलावा ये नलीपेरस ख़वातीन के अंदर, नलीपेरस वुमेन के अंदर बहुत ही कॉमन होता है। डिस्मेनोरिया के ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर की बात करें तो ड्रग थेरेपी, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देने और प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉकर्स देने हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक, हीट थेरेपी, एक्सरसाइज और अदर में बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग को ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया कहते हैं लॉन्ग इंटरवल बिटवीन मेंसेस, यानी कि मेंसेस के दरमियान काफ़ी गैप आ जाना, उनके डेज़ के दरमियान काफ़ी गैप आ जाना, ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। एमेनोरिया की बात करें तो एब्सेंस ऑफ, यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंसेस या एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमेनोरिया। इसके अलावा मीनोरेजिया की बात करें तो प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो जाना मीनोरेजिया कहलाते हैं। मीट्रोरेजिया को इर्रेगुलर ब्लीडिंग कहते हैं, इर्रेगुलर मेंसेस कहते हैं इसे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग की बात करें तो एनीमिया हो सकता है, और इसके अलावा लैब वर्क डन करने हैं, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, HB देखना है, इसके अलावा HCT देखना है, हीमोग्लोबिन सेल कंसंट्रेशन हो गया, MCU वगैरह, ये सारी चीज़ें देखनी है। और इसके अलावा एक्सरसाइज फटीज की आपने असेसमेंट लेनी है, वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, सेफ्टी और इसके साथ साथ पेशेंट को रिड्यूस करना है, उसकी जो एंजाइटी है उसको रिड्यूस करना है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम TSS, असिस्ट फॉर हाई फीवर, अगर हाई फीवर हो तो उसकी असेसमेंट लेनी है, वोमिटिंग, डायरिया, वीकनेस और इसके अलावा मलेरिया एंड सनबर्न लाइक रैशेस, इसकी फ़ौरन असेसमेंट लेनी है। पेशेंट को टीच करना है यूज़ ऑफ सुपरा एब्जॉर्बेंट टेम्पोन्स एंड पैड्स, यानी कि जो एब्जॉर्बेंट्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के डायपर्स वगैरह, उसके इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और उस पैड्स को वक्त पर वक्त चेंज करना है, टेम्पोन्स फ्रिक्वेंटली बार बार उसको चेंज करना है ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए। एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग जो है उसकी ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर में ड्रग थेरेपी है, ओरल कंट्रासेप्टिव्स है, बेलून थर्मोथेरेपी है और इसके अलावा मायोमेक्टोमी है। एंडोमेट्रियल एब्लेशन, a cystoscope is special type of telescope inserted inside the uterus. It has a built-in wire loop that uses the high frequency electrical energy to cut or coagulate एब्लेट टिश्यूज़। जो एब्लेट टिश्यूज़ आ जाते हैं जिसकी वजह से वेजाइनल ब्लीडिंग होता है,
तो उसके लिए एक टेक्निक होता है जो कि रिस्टोस्कोप के ज़रिए से होता है, जो कि स्पेशल किस्म का टेलीस्कोप इंसर्टेड होता है, यूट्रस के अंदर दाखिल किए जाते हैं और इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के ज़रिए जो इंडोमीट्रियल टिश्यूज़ होते हैं उसको रिमूव किए जाते हैं। इसे इंडोमीट्रियल एब्लेशन कहते हैं। Restoscope has the advantage of being able to remove polyps and some fibroids at the time of ablation. एब्लेशन के दौरान फिब्रोइड्स हो गया, पोलिप्स हो गया, इस चीज़ों को जो बिनाइन ट्यूमर है यूट्रस के अंदर उसको रिमूव करना, ये इसका इंतहाई सिंपल और आसान तरीका है। मीनोपॉज की बात करें तो सिसेशन ऑफ मेंसेस या एंड ऑफ फर्टिलिटी या एंड ऑफ मेंसेस, इसे हम मीनोपॉज कहते हैं। Menopause is related to decrease in the production of estrogen or progesterone और surgically induced। मीनोपॉज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से होता है या सर्जिकल प्रोसीजर यूट्रस की रिमूवल की वजह से भी हो सकता है। मीनोपॉज की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो सिसेशन ऑफ मेंसेस नहीं होगा, ओकेशनल वेजो मोटर सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा एट्रोपी ऑफ जेनेटो यूरिनरी टिश्यू हो सकता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ऑस्टियोपोरोसिस, स्लीप डिस्टर्बेंस, ये सारे इसके मैनिफेस्टेशन में शामिल है। मीनोपॉज के ट्रीटमेंट की बात करें तो ड्रग थेरेपी में नो लॉन्गर इनकरेज द यूज़ ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को इस्तेमाल नहीं करना है रिलेटेड टू इंक्रीज इन द रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। जी बिल्कुल, अगर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की जो थेरेपी, ओरल थेरेपी आप देंगे पेशेंट को तो वो पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे ले जाएगा, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, इसके अलावा डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलाई एंड ये सारी चीज़ें इस तरफ पेशेंट को ले जा सकता है। एंटी डिप्रेसेंट रिकमेंड करने, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, इसके अलावा एविस्टा के नाम से टेबलेट आते हैं, इसके अलावा बीजोफोस्फोनेट्स और एसीटोनिल, ये सारी मेडिसिन हैं जो कि हेल्पफुल हो सकते हैं मीनोपॉज के दौरान। मीनोपॉज ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर, नॉन हार्मोनल थेरेपी में कूल इन्वायरमेंट, लूज फिटिंग क्लोथ, इसके अलावा मॉइस्चराइजिंग सोप एंड लोशन, हेल्थी डाइट विद इंक्रीज विटामिन डी, विटामिन एंड मिनरल्स सप्लीमेंट्स, एक्सरसाइज, ये सारे नॉन हार्मोनल थेरेपी है मीनोपॉज के लिए। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ को डिस्कस करेंगे, इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ovaries and peritoneal cavity are collectively called pelvic inflammatory disease। pelvic inflammatory disease की कॉजेस करें, गोनोरिया, क्लेमेडिया, ट्यूबर बेसिले, एस ऑरियस, ये सारे बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं। मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसमें एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यानी कि सर्विक्स जो पोर्शन होता है उसकी यानी कि उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो सकती है, जिसे हम सर्विक्टाइटिस कहते हैं। ओफोराइटिस, ओवरी के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, ओफोराइटिस, सेल्पिंजाइटिस, फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, ये सारे इसके अंदर यानी कि इन्फ्लामेशन के कंडीशन से जो आपको मैंने वर्बली बताया। मैनिफेस्टेशन में एब्डोमिनल पेन है, फीवर, वेजाइनल डिस्चार्ज, इसके अलावा डायग्नोसिस में आप वेजाइनल कल्चर, जिसे हम कल्चर सेंसिटिविटी कहते हैं, स्पेशल टेस्ट होता है माइक्रोबायोलॉजी में परफॉर्म किए जाते हैं। कल्चर सेंसिटिविटी में उसके ऊपर एंटीबायोटिक लगाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पता लगता है कि कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, उसके ऊपर फिर एंटीबायोटिक लगाते हैं। तकरीबन 14 दिन या 7 दिन के ये लॉन्ग टर्म का रिपोर्ट है जिसमें कन्फर्मेशन हो जाती है PID के। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन में सेप्टिक शॉक है, यानी कि सेप्टिक हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से मुराद के प्रेगनेंसी फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर भी हो सकती है। ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर में ड्रग थेरेपी है, इसके अलावा पोजीशनिंग है, पेशेंट को सही पोजीशन देना है, फोर्स फ्लूइड्स बढ़ाना है, हीट टू एब्डोमिन और सीज बाथ यानी कि नीम गर्म पानी में पेशेंट को बिठाना है, या इसके अलावा जो एब्डोमिन है उसको हीट देना है। पेशेंट को टीच करना है ताकि वो हैंड हाइजीन का ख्याल रखे, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखे। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ री इन्फेक्शन, दोबारा इन्फेक्शन का डबल हो जाना या दोबारा इन्फेक्शन का लग जाना, उससे भी प्रिवेंट करना नर्सेस का काम होता है। एंडोमेट्रियोसिस की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, यूट्रस के बजाय कहीं और यूट्राइन टिश्यूज़ की मौजूदगी को हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो डिस्मेनोरिया यानी कि पेनफुल मेंसेस, पेल्विक पेन हो सकता है, डिस्पेरिनिया हो सकता है, डिसयूरिया हो सकता है, इनफर्टिलिटी, इसके अलावा चॉकलेट सिस्ट इन ओवरीज। डायग्नोसिस में इसकी डायग्नोसिस ओनली ऑन लेप्रोस्कोपी है,
लेप्रोस्कोपी के ज़रिए ही, कैमरे के ज़रिए ही हम इसे डायग्नोस करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस मेडिकेशन दैट हेल्प इन ट्रीटमेंट, इसमें इबुप्रोफेन शामिल है। इसके अलावा ओरल कंट्रासेप्टिव्स और मीड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, डीपो प्रोवेरा जिसे हम कहते हैं, डेनाजोल, और इसके अलावा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट, ये सारे मेडिसिन हैं जो कि हेल्पफुल साबित हो सकते हैं एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट में। एंडोमेट्रियोसिस ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर में सर्जिकल थेरेपी ज़रूरी है। इसके अलावा कंजर्वेटिव में लेप्रोस्कोपिक लेज़र सर्जरी जिसे हम लेप्रोटॉमी कहते हैं। सो आपसे पूछ सकते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस को जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो कौन सा है, इसे हम लेप्रोटॉमी कहते हैं। लेप्रोस्कोपी के ज़रिए मसल्स का, टॉमी कहते हैं मसल्स की रिमूवल को, लेप्रोटॉमी कहते हैं। यूज्ड इन वुमेन वू डिज़ायर टू बेयर चिल्ड्रन। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है कि लेप्रोटॉमी उन वुमेन के अंदर होता है जो कि डिज़ायर करते हैं ताकि वो बच्चे पैदा करें, उनके अंदर बच्चे पैदा करने की सलाहियत ख़त्म ना हो, तो उनके लिए फिर लेप्रोटॉमी होता है। और जिनके अंदर डिज़ायर नहीं होता बच्चे पैदा करने की, तो उसके अंदर उनके अंदर हाइस्टेक्टोमी परफॉर्म किए जाते हैं, यानी कि यूट्रस को या इसके अलावा ओवरीज को रिमूव किया जाता है। यूज्ड इन द वुमेन वो नो लॉन्गर डिज़ायर चिल्ड्रन, जिसे हम हाइस्टेक्टोमी कहते हैं। सो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बातें अपने साथ आप नोट करो। तो इस किस्म के MCQs आ सकते हैं। विच ऑफ दीज डायग्नोस्टिक मेजर इज़ यूज मोस्ट ऑफन टू कन्फर्म द डायग्नोसिस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। ए ऑप्शन में CBC है, बी ऑप्शन में पेल्विक अल्ट्रासाउंड है, और डी में आपके पास एक्सप्लोरेटरी लेप्रोस्कोपी है, बायोप्सी है, एब्लेशन। सो डेफिनेटली एक्सप्लोरेटरी लेप्रोस्कोपी के ज़रिए हम एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोस कर सकते हैं। तो इस किस्म के MCQs आपसे पूछ सकते हैं। सो आई होप कि आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपने पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ समेत फ़ीमेल के तमाम तरह डिसऑर्डर को इंतहाई आसानी के साथ और बहुत जल्दी कवर कर लिया होगा। आई होप कि इस तरह के वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और अनकरीब इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है जिसमें इस चैप्टर को कवर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।